हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधि की परिभाषा और उसके स्रोत के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा और उसके स्रोत के बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत की परिभाषा और स्रोत के बारे में ठीक। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसे देखा होगा कि अपने देश के अंदर, अपने राष्ट्र के अंदर यानी कि राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है। तो उसी हिसाब से हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में देखें तो कई देशों के बीच में आपस में संबंध स्थापित करने के लिए और उनमें आपस में संतुलन बनाए रखने के लिए जो नियम होते हैं और उन नियमों को परस्पर आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने वाले जो नियम हैं वो नियम अंतर्राष्ट्रीय विधि कहलाते हैं। मतलब वो ऐसे नियम जो आपस में विभिन्न देशों के आपस में संतुलन बनाए रखते हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं और आपस में सौहार्द का वातावरण स्थापित करते हैं, वो नियम ही अंतर्राष्ट्रीय विधि कहलाते हैं। अब देखिए और आगे इसी बात को कई विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में, अपने अपने विचारों में, अपने अपने मत में व्यक्त किया है। जैसे पहले ओपेनहाइम को ले लें। ओपेनहाइम सबसे पहले ओपेनहाइम में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को खोल कर देखेंगे, आपसे अध्ययन करेंगे उसका, तो जो न्यायविद हैं ओपेनहाइम, सबसे पहले उनका नाम आएगा अंतर्राष्ट्रीय विधि में। तो इनके अनुसार क्या है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन परंपरागत, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो विधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाएं वही होनी चाहिए जो किसी विद्वान ने कही है। अगर आप उसका नाम लेकर लिख रहे हैं तो वही शब्द होने चाहिए, वही बात होनी चाहिए। अपने शब्दों में तो आप वही लिखिए जो आप समझे हैं उस बात को। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, जब अंतर्राष्ट्रीय विधि के जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या है कि अगर यही पूछ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा में आप पहले तो अपने शब्दों में विचार व्यक्त करिए, उसके बाद कम से कम 3 विद्वानों की परिभाषा भी लिखिए, 3 विधि विशेषज्ञों की परिभाषा लिखिए, उसके बाद आप अपने शब्दों में लिखते चले जाइए। फिर अगर स्रोत पूछ रहा है तो स्रोत जो भी पूछता है उस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय विधि का आंसर लिखिए। और मैं बताऊं कि जो आप आंसर लिखेंगे, स्रोत जो लिखेंगे, उन स्रोतों में कम से कम एक या दो जो केस होते हैं, जो मामले होते हैं, उन मामलों को लिखना चाहिए। तो अब हम बता रहे थे ओपेनहाइम की जो परिभाषा है अंतर्राष्ट्रीय विधि की, ओपेनहाइम ने अपने शब्दों में क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन परंपरागत और समयात्मक नियमों का संग्रह है। ठीक, नियमों का एक संग्रह है। संग्रह तो मुझे जानते हैं ना, इकट्ठा होना। संग्रह है या संग्रह का नाम है जो सब राज्यों द्वारा एक दूसरे के संबंध में, सब राज्यों द्वारा, देखिए सब राज्य नहीं बोलना उसमें, और सब राज्यों के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंध में बाध्य रूप से पालन किए जाने वाले होते हैं। मतलब नियमों की बात की, परंपराओं की बात की, मतलब ऐसी परंपराएं, कुछ नियम होते हैं जो राज्य होते हैं वो एक दूसरे के संबंध में बाध्य रूप से पालन करते हैं। ये ओपेनहाइम परिभाषा में है, बाध्य रूप से पालन करते हैं। ठीक, ये आवश्यक है इसमें। और एक बात ये कही उन्होंने, और एक बात कही परंपरागत, और एक इसी में था परंपरागत नहीं, समयात्मक। ठीक, समयात्मक क्या चीज है, समयात्मक परंपरागत नियम। ठीक, नियम, तो नियमों को
जो देश हैं वो बाध्य रूप से पालन करते हैं या पालन करने के लिए बाध्य रहते हैं। ठीक, ये ओपेनहाइमर ने अपनी परिभाषा में कहा है। दूसरी परिभाषा एक बहुत प्रसिद्ध है, ब्राइली। दूसरे विद्वान हैं ब्राइली। ब्राइली ने क्या कहा है, उनके शब्दों में देखिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों और कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सब राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बाध्यकारी होते हैं। वो बाध्य रूप से ये बाध्यकारी होते हैं, लेकिन यहां पर क्या था, बाध्य रूप से पालन करना, और इनकी जो परिभाषा है उसमें कार्य रूप में। ठीक, कार्य रूप शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, कार्य रूप में, उन निर्णयों, उन नियमों और कार्य रूप में। ठीक, कार्य रूप ये मेन था, इसमें आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सब राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। ये परिभाषा ब्राइली की है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसी परिभाषा, मैंने 3 परिभाषाएं इसमें ली हैं। तीसरी परिभाषा है केल्सन की। तीसरी परिभाषा है केल्सन की। केल्सन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्यों के संबंध ऐसे नियमों को समूह का नाम है जो राज्यों के आपसी संबंधों, यानी आपसी संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। इसमें कहा आचरण को नियंत्रित करते हैं, जब आचरण को नियंत्रित, ठीक, नियंत्रित करते हैं। इसमें आचरण को नियंत्रित करते हैं, इसमें कार्य रूप में लागू होता है, इसमें परंपरागत और समाज जो नियम है वो बाध्य रूप से पालन करते हैं। ठीक, ये कुछ बातें अगर इसमें याद कर लेंगे मेन बात, तो परिभाषा जल्दी याद हो जाएगी। तो ये 3 परिभाषाएं 3 विद्वानों ने दी। वैसे तो बहुत है, 6-7 लोगों ने, 6-7 विद्वानों ने अपने हिसाब से परिभाषा दी है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 सब शामिल किए हैं। और आप भी जब परिभाषा लिखें तो ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि ज़्यादा लिखने में क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, परिभाषाएं गलत हो जाती हैं, फिर 0 उसका रिजल्ट आता है। इसलिए आप उतनी परिभाषा याद कीजिए जितनी आप कर सकते हैं, ज़्यादा इंप्रेशन दिखाने की आवश्यकता कॉपी पर नहीं होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करें। इसके साथ साथ ये भी है कि जो दुनिया के जो देश हैं उन देशों में आपस में भाईचारा और सौहार्द भी स्थापित हो, सौहार्द भी उनके संबंधों में शामिल हो, यह भी इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राथमिक रूप से राज्य आपसी अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करती है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो प्राथमिक रूप से, उसका पहला कार्य है जो राज्य हैं उन राज्यों के आपसी अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रण करना इस विधि का कर्तव्य है, और उनके अधिकारों को नियंत्रित करती है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत, पहले तो ये देखिए स्रोत होते क्या है। देखिए स्रोत जो शब्द है उसका ये मतलब है, या उन तत्वों से है, इसका मतलब जिनसे मिलकर किसी वस्तु का जन्म होता है। भाई अगर ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या है, तो इसका मतलब वो बात जानना चाह रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो तत्व पूछना चाह रहा है, तो उसे कहते हैं स्रोत। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो स्रोत हैं वो तत्व हैं जिनके वजह से उसका जन्म हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म हुआ है और विकास हुआ है। अगर वो तत्व ना होते, वो स्रोत ना होते, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय विधि अस्तित्व में नहीं आती। अब वो कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो विधान है, उस विधान में आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38, ठीक, अनुच्छेद 38 अंतर्राष्ट्रीय विधि, ठीक के न्यायालय वाला जो विधान है उसमें अनुच्छेद 38 में 4 स्रोत बताए हैं। कितने? 4 स्रोत बताए हैं। अब कौन कौन से 4 स्रोत हैं? पहला स्रोत देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, ठीक। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं,
अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। तीसरी, जो सब राष्ट्र होते हैं उनके समान सिद्धांत, सब राष्ट्रों के समान सिद्धांत, सब राष्ट्रों के कुछ समान सिद्धांत होते हैं, ठीक, उन सिद्धांतों। और चौथे नंबर पर शामिल किया गया है न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो निर्णय देगी वो भी विधि के स्रोत में है, या जिस कई ऐसे न्यायालय हैं जिनके निर्णय एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में सामने आए हैं। इसके साथ साथ दो और माने गए, ये तो चार इसमें शामिल हैं, लेकिन दो और माने हैं। पांचवा ये है कि न्यायविदों के ग्रंथ, न्यायविदों के ग्रंथ, ठीक, उन ग्रंथों से भी नियम निकले हैं, कानून बना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, उन पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के वो स्रोत हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है। तो ये दो अलग से और बाकी दो उसमें शामिल हैं आर्टिकल में, ठीक। अब इन्हें विस्तार से देखिए, विस्तार से समझिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इसे संधियां भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी कहते हैं, इसी में संधियां भी शामिल होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां या अभिसमय, कन्वेंशन। इस समय देखिए हम तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में जो अभिसमय है, ये जो संधियां हैं, वो पहला स्रोत है, उनका पहला स्थान है, पहला स्थान पे उन्हें रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय की विधि है, संविधि है, विधान है, अनुच्छेद 38, उसमें 38 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में निर्णय देगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में जो निर्णय देगा, उन संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय विधि जानने के लिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम संधियों को देखेंगे, अभिसमय को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर कोई निर्णय देगा तो सबसे पहले उस समस्या को दूर करने के लिए, हल करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संधियों को देखेगा और निर्णय देगा, क्योंकि सबसे पहला स्रोत यही है। बाद में और स्रोत देखे जाएंगे। वियना कन्वेंशन है, एक वियना अभिसमय है। इसके अनुसार क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां बेकरार हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां बेकरार हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंध स्थापित करते हैं। ये इसका मतलब है अभिसमय का या संधि का, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये देखना है, संधियां दो प्रकार की होती हैं, संधियां दो प्रकार की होती हैं। पहली, एक तो वो संधि होती है जिसमें नियम निकलते हैं, यानी विधि बनती है, ठीक। और दूसरी वो संधियां होती हैं, वो अभिसमय होते हैं जो संविदा पैदा करती है, ठीक। मतलब संधियां दो प्रकार की हैं, एक विधि निर्माण वाली संधियां होती हैं और दूसरी संविदा निर्माण वाली संधियां होती हैं। तो अगर विधि निर्माण की संधि है तो वो विधि के अनुसार वो देश काम करेंगे, क्योंकि वो विधि बन जाती है और उन अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अगर संविदा बन जाती है संधि से तो फिर आपस में वो देश उस संविदा का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक। अब बारी आती प्रथाओं की। दूसरा स्थान प्रथाओं का है। जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई निर्णय देगा और जब कोई समस्या का हल करेगा, उसके सामने कोई समस्या होगी, तो उस समस्या में पहले तो वो रखेगा अभिसमय संधि देखेगा। अगर ये ऐसा कुछ नहीं मिल पाता उसे तो वो प्रथाओं को भी देखेगा, प्रथाओं के अनुसार निर्णय करेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो प्राथमिक स्रोत माना जाता है, प्रथाएं प्राथमिक स्रोतों में, मतलब दूसरा स्थान है इसका। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी संविधि की जो अनुच्छेद 38 है, उसमें क्या क्या एक शब्द बोला गया है कि चिरकाल, हिंदी में कहते हैं चिरकाल। चिरकाल से मतलब बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से चले आने वाला कोई भी नियम, कोई भी प्रथा एक कानून के रूप में, एक कानून के साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। मतलब बहुत समय से कोई नियम या कोई प्रथा चली आ रही है तो वो प्रथा, वो नियम एक कानून के रूप में उसे स्वीकार कर लिया जाता है, कानून के साक्ष्य के रूप में उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो प्रथा के रूप में मान्यता, प्रथा मानी जाती है, वो एक कानून का रूप ले लेती है। वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत है।
अच्छा, इसके साथ हम 2 केस भी हैं, बड़े अच्छे केस हैं। बेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग। बेस्ट देखिए इससे संबंधित है, प्रथा संबंधित है। ठीक, पहला केस है बेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड। आप ऐसे लेते हैं लिमिटेड का मामला, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक बार बता दूं, अगर आपको केस याद नहीं होते हो, केस काफ़ी लंबे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं ना, शॉर्ट में याद कर सकते हैं। जैसे बेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड का मामला करके याद कर लीजिए, या और शॉर्ट कर लीजिए बेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग का मामला। तो शॉर्ट करके भी अगर आप याद कर लेंगे, तो अगर कोई कॉपी चेक करने वाला, कोई जो टीचर होगा, सर होंगे, तो वो समझ लेंगे कि आप क्या लिखना चाह रहे थे। दूसरा इससे संबंधित केस है राइट टू पैसेज ओवर इंडिया टेरिटरी ऑफ पुर्तगाल। ठीक, ऑफ पुर्तगाल। इसमें भी इन दोनों केसों में प्रथा की बात आई थी, प्रथा की चर्चा हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए सब राष्ट्रों के सामान्य सिद्धांत। देखिए सामान्य सिद्धांत देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विधान में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का विधान के जो आर्टिकल 38 है, उसमें ये तीसरा स्थान पर है, तीसरे क्रम पर रखा गया है। और सामान्य सिद्धांतों से जो मतलब है, जो तात्पर्य है, उन सामान्य नियमों से है जिनको लगभग सभी राष्ट्रों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये स्वीकृति प्रदान करके मान्यता प्रदान करती है। तो उन सामान्य नियमों को, सामान्य सिद्धांतों को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत के रूप में, एक विधि के रूप में माना गया है। मतलब सभी देशों ने, जैसे अगर कोई भी नियम है, कोई भी सामान्य नियम है, उन नियमों पर किसी भी राष्ट्र ने कोई आपत्ति नहीं की है और उन्होंने सहमति दे दी है, या उस नियम को स्वीकार कर लिया है, स्वीकार करके अपनी मान्यता प्रदान कर दी है। तो समझिए वो सब राष्ट्र है, उनके जो समान सिद्धांत है, वो समान सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत माने जाएंगे। ठीक, इनसे संबंधित एक केस है पैक्टा सेंट सर्वेंडा। यहां पर देखिए पैक्टा सेंट सर्वेंडा का मामला इसी संबंधित है। मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में से याद कर लीजिए। रेग वर्सेस केन। ठीक, ये दोनों केस इसमें लिखिए आप। अब चौथा है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय आप समझ रहे हैं ना, कि कोई भी न्यायालय द्वारा अगर कोई ऐसा निर्णय दिया जाए जो सहायक स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो विधान है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान है, उसमें एक स्रोत के रूप में न्यायिक निर्णय को माना गया है। कोई भी ऐसा निर्णय न्यायालय ने दिया है जो सर्वमान्य, और वो निर्णय एक विधि के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। स्रोत के रूप में उसे मान्यता दे दी जाती है, सहायक स्रोत के रूप में उसे मान्यता दी गई है। एक अलबामा क्लेम्स का मामला है, वो इससे संबंधित ही मामला है। वो 2 स्रोत देखिए जो अलग से हैं। न्यायविदों के ग्रंथ। अच्छा, ग्रंथ भी कुछ कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसके सिद्धांत, जिसके नियम एक विधि के रूप में मान लिए गए हैं। कई विधि शास्त्री ऐसे हैं, कई विधि विद्वान ऐसे हैं जिनकी रचनाओं को, जिसकी समीक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में काफ़ी फायदा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है। जैसे ग्रोशियस हैं, ग्रोशियस हैं, बैटल हैं और सोरेज हैं। ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि का काफ़ी विकास किया है। उनके जो सिद्धांत है, उनकी समीक्षाएं हैं, उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं से अंतर्राष्ट्रीय विधि को काफ़ी सहयोग मिला है, और उनके बनाए गए नियम भी एक कानून के रूप में मान लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौजन्यता क्या होती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्यता मतलब होता है कि जो राज्य होते हैं वो आपसी संबंध बनाए रखने के लिए कुछ नियमों और उनके प्रभावों का पालन करना पड़ता है उन्हें। मतलब ये माना जाता है कुछ नियम, कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो कई राज्य आपस में उन नियमों को बनाए रखने के लिए
उन्हें प्रभाव बनाए रखने के लिए पालन करना पड़ जाता है, पड़ता ही है। तो उस शब्द को सौजन्य कहा गया है, यानी कि ये कहा गया ये सौजन्यता से है, सुविधा है और सद्भाव पूर्वक इन नियमों का मानना पड़ता है, इसीलिए कहा गया ये अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियम हैं और ये एक नियम के रूप में, कानून के रूप में आए हैं सामने, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में माने गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा और उसके स्रोत के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।